अचीवर्स आईएएस एकेडमी पटना के डेली करंट अफेयर्स कार्यक्रम में हम लोग 31 जुलाई के नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड जुड़े टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं अमेरिका और इंडिया के बारे में, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो 30 जुलाई को ये सामने बात आई। ट्रंप साहब ने ये बात कही कि इंडिया पर वो 25% का टैरिफ लगाएंगे। ये बात हम लोग जानते हैं कि ट्रंप साहब द्वारा अनाउंस किया हुआ लिबरेशन डे, लिबरेशन डे आपको याद होगा कि कब इसको अनाउंस किया गया था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। 2 अप्रैल 2025 को इन्होंने अमेरिका के लिबरेशन डे के रूप में घोषित किया था। और याद करिएगा कि इसी दिन उन्होंने विश्व के कई देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ भी कहा जाता है। मतलब कि जवाबी जो टैरिफ है वो लगाना। यहाँ पर जब उस दिन 26% का टैरिफ उन्होंने अनाउंस किया, फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया। अब 30 जुलाई को इन्होंने कहा कि 25% का टैरिफ लगेगा। अब ये 25% का टैरिफ जो है क्यों लगाया उन्होंने? और यहां तक तो बात समझ में आ रही थी कि चलिए, इन्होंने 26 कहा था, 26 से -1 कर दिया तो और बढ़िया ही है। लेकिन इन्होंने जो सबसे आपत्तिजनक बात जो कही, वो कहा कि पेनाल्टी भी लगेगा। भाई, पेनाल्टी तो कोई गलत काम या कोई क्राइम करने या कोई गैर कानूनी काम करने के लिए लगता है। तो उन्होंने इसका कारण भी बताया। उन्होंने कारण इसका जो बताया, ये बताया कि एक तो इंडिया जो है रसिया से पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल खरीदता है, और दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है। आपने देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का अभी जो हाल में एक स्ट्रगल, आर्म्ड स्ट्रगल चल रहा था, 3 दिनों के लिए ही चला था, पहलगाम की घटना के बाद। उसमें वो काफी एक्टिव भूमिका उनके अनुसार उन्होंने निभाया और निभा रहे थे। तो शायद इंडिया के आर्म्ड जो कैपेसिटी है, उसको देखते हुए उनको ये लगा कि इंडिया के पास इतनी क्षमता कहाँ से आ गई। तो एक उनके दिमाग में चल रहा होगा, और दूसरी तरफ उनके दिमाग में ये भी बात चल रही होगी कि रूस को वो इतना धमकाए, लेकिन रूस उनकी बात मान नहीं रहा है, तो उसके एक एक करके जो है सोर्स ऑफ इनकम को बंद किया जाए। दोनों ही कारण से दोनों ही कारण से जो है ट्रम्प साहब ने इसकी घोषणा ये की कि मतलब एनर्जी और मिलिट्री इक्विपमेंट्स रसिया से इंडिया खरीदता है, इसलिए इस पर लगाया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने जो कारण बताया, वो कहा कि इंडिया अमेरिका में आने वाले जो सामान है इंडिया से, जिसको कि यूएसए इंपोर्ट करता है, उस पर ये काफी हाई टैरिफ लगाता है, जो कि एक क्राइम के समान है। और तीसरी बात कही कि इंडिया जो है ट्रेड का जो रूल है, वो ट्रेड का बैरियर भी लगाता है, जो कि मनमाने ढंग से ये लगाता है, और वो चीज भी गलत है। वो भी एक कारण है। तो इन्होंने 3 कारण बताया। ठीक है। अब इनकी जो बात है कि रसिया में जो है पैसा आ रहा है, और इंडिया उससे क्रूड ऑयल खरीद रहा है, और रसिया जो है यूक्रेन में इतने सारे लोगों को मार रहा है, और ये जो लोगों का मारा जाना बंद होना चाहिए यूक्रेन में जो हो रहा है, और ये तभी होगा कि जब ये सब चीजें बंद हो। लेकिन उनका ध्यान इंडिया से ज्यादा, जो रसिया से इंडिया के मुकाबले ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, चाइना, उस पर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया। इंडिया जो कि सेकेंड नंबर पर है,
उस पर उन्होंने टैरिफ लगाया। तो ये उनकी बात थोड़ी सी लॉजिक से हट के लगती है। ठीक है। यहाँ पर हम रूस के कारण अगर भारत जो है जुर्माना झेलने वाला ये पहला देश बन गया है। चीन पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है। और ये जो उन्होंने 30 जुलाई को जो अनाउंसमेंट किया है उसको 1 अगस्त से ही लागू होना है। तो ये भी जो है बस केवल 24 घंटे का उन्होंने समय दिया अपनी घोषणा के बाद कि जो करना है सो करो। और इसके पहले हालांकि वो भारत और अमेरिका के ट्रेड डील के बारे में काफी होपफुल थे और कई बार उनकी बात सामने आई भी थी। लेकिन 30 जुलाई को अचानक उनके दिमाग में पता नहीं कैसे आया और ये टैरिफ वाली बात जो है वो ज्यादा इंडिया के प्रेस्टीज के लिए खराब है। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए जो ब्राजील वगैरह है टैरिफ ये ऐसे तो ब्राजील पर ये 50% लगाए हैं। चीन पर ये 30% लगाए हैं। फिलीपींस पर बहुत सॉफ्ट रहते हैं ये लोग। ये 30 और फिलीपींस इन्हीं के बल पर चाइना को चिढ़ाते भी रहता है तो उस पर 19% लगाए हैं। इंडोनेशिया पर 19% है। एक बार ट्रम्प साहब ने कहा भी था कि वो चाहते हैं कि भारत इंडोनेशिया जैसा डील करे। और जापान पर ये 15% लगाए हैं। जापान पर 15% लगाने का है कि जापान ने 550 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कहा है प्लस में। तो ये सब आश्वासन देने के बाद जापान पर केवल 15% ही ये टैरिफ लगा है। यूनाइटेड किंगडम पर जो है 10% लगा है। तो भारत पर 25% लगा ठीक है। आपने 30% भी लगाया है 50 भी लगाया है तो माना जा सकता है ठीक है। लेकिन जो पेनाल्टी जो वर्ड है ये काफी हर्ट कर रहा है। अब जिन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा भारत के वैसे जो सेक्टर्स हैं तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि किन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक तो हमारा टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स है वो हार्म होगा उस क्षेत्र को क्योंकि वो बड़ी मात्रा में यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। फिर ज्वेलरी और डायमंड डायमंड हम लोगों के पास में प्रोडक्शन नहीं होता है। हम लोग डायमंड रॉ डायमंड जो होता है उस रॉ डायमंड को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद में पॉलिश करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में ज्यादा है तो इस पर भी असर पड़ेगा। बल्कि लगता है कि 60% के आसपास में डायमंड वहीं जाता है। तो ये है। ऑटोमोबाइल्स हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं। फिर मोबाइल हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने आईफोन के मालिक को ये भी कहा था कि आप भारत में फैक्ट्री नहीं खोलिए और भारत के लोगों को काम पर नहीं रखिए। तो ये सब ट्रम्प साहब का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशलिटी है और वो ये सब करते रहते हैं। तो ये चीज अ, ये बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जो भारत का जो एक्सपोर्ट है भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से कहा जाए कि बाकी सारे देशों में के मुकाबले काफी ज्यादा है। हम वहां से इंपोर्ट कम करते हैं हम वहां एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो प्रभाव तो पड़ेगा। अब देखिए कि अमेरिका को हम 25 मतलब मोटे तौर पर रखिए कि 26 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद देखिए यूएई को जो है ये कहाँ ये फर्स्ट पे 25 और कहाँ सेकेंड पर 9। अब देखिए कि इससे जो भी है वो कम ही है। तो ये स्थिति है। अमेरिका को हम लोग एक्सपोर्ट काफी करते हैं वहां से इंपोर्ट कम करते हैं। इंपोर्ट की स्थिति ये है कि देखिए हम सबसे ज्यादा चीन से हम लोग ये करते हैं इंपोर्ट करते हैं। और अमेरिका से जो है मतलब कि जहां चीन से हम लोग 29.74 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करते हैं वहां यूएसए से मात्र जो है 12.86 बिलियन यूएस डॉलर बल्कि उससे ज्यादा हम लोग यूएई से और
रसिया से करते हैं। तो एक मतलब एक चिंता का तो विषय है। भले वहां से हम इंपोर्ट नहीं करें, लेकिन एक्सपोर्ट तो हमारा, और एक्सपोर्ट ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीज जो है स्थिति है। अब देखते हैं कि बिहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा कि बिहार से जो एक्सपोर्ट का जो आइटम है, वो मखाना सबसे ज्यादा है, लीची है, फूड पल्प्स है। तो ये सब या फिर जो आर्ट से रिलेटेड, जैसे कि मिथिला पेंटिंग से, या फिर ये टिकुली वगैरह जो टिकुली आर्ट होता है, तो वो सबसे काफी मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो बिहार से असर ये पड़ेगा कि देखिए, पहले मखाना पर 3.5% लगता था, अब ये 25% लगेगा। तो समझिए कि जिन लोगों को अमेरिका में बिहार का मखाना केवल 3.5% के टैक्स पे मिलता था, अब उनको 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि डिमांड कम हो जाए और यहाँ पर असर पड़े। तो मखाना जो है, आप देखिए कि 25% मखाना जो है यूएसए को जाता है, और नेपाल को 14%, यूएई को 8%। तो ये सब, ये भागलपुरी सिल्क भी है जो कि एक्सपोर्ट होता है, सुजनी है, मिथिला पेंटिंग है, लीची है, बता ही दिए थे। तो ये सब जो है चीजें हैं यहाँ पर। तो देखा जाए कि क्या है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कल वाले में, कि कल वाले में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ट्रम्प साहब पाकिस्तान से ऑयल एक्सप्लोरेशन का भी डील किए हैं। उसके बारे में कल तक जानकारी आ जाएगी, तब हम लोग उस पर बात करेंगे, क्योंकि उस पर बहुत आधी अधूरी जानकारी है अभी। मतलब कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी इस सेंस में कि जितना पाकिस्तान के पास में क्रूड ऑयल का भंडार नहीं है, उससे ज्यादा ट्रम्प साहब का धमकी बड़ा लग रहा है। तो कल उस पर हम लोग बात करेंगे। एक और चीज है, बिहार से रिलेटेड एक नया टॉपिक, नया टॉपिक क्या, एक नया फैक्ट जो है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में जो समारोह होगा, उसमें बिहार से 56 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें से 29 महिलाएं हैं। हर साल ये होता है। तो अभी गणतंत्र दिवस पर भी, रिपब्लिक डे पर भी 3 लोगों को बुलाया गया था। हो सकता है कि चुनाव वगैरह है, इसलिए ज्यादा संख्या में बुलाया गया है, लेकिन ये कारण नहीं दिया गया है। बिहार से एक और टॉपिक पर आते हैं। बुद्ध भगवान का जो अस्थि अवशेष है, वो पिपरहवा में, उत्तर प्रदेश में पिपरहवा एक गांव है, सिद्धार्थनगर जिला में। वहां पर उनका अस्थि कलश जो है को दफन किया गया था। और ये अस्थि कलश का महत्व ये है कि उनका जो शाक्य वंश था, उनका तो जो डेथ है वो कुशीनगर में हो गया था। तो वहां से अस्थि कलश को काफी मुश्किल से उनके शाक्य वंश के लोगों द्वारा प्राप्त किया गया था, और उसको दफन किया गया था पिपराहवा में। वहां एक बड़ा स्तूप भी था। तो उस अस्थि कलश का बड़ा महत्व है, मतलब बौद्ध धर्म के अंदर में। अब यहाँ पर जो विशाल स्तूप वहाँ का खंडहर जो है पाया गया, और इसकी खुदाई 1897 में विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा किया गया था। ये ब्रिटिश इंजीनियर थे, और ये उस समय अकाल वगैरह जो पड़ा था, तो उस समय ये कुछ कुछ ये प्रोजेक्ट को लेकर गए थे, और वहां पर इन्होंने पाया कि एक बहुत ऊंचा टीला है, जहाँ के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। तो उसको इन्होंने सिस्टमेटिक रूप से खुदवाया, और यही पिपराहवा का स्तूप पाया गया। उसमें बहुत सारा बॉक्स पाया गया, बॉक्स में रखा हुआ सामान पाया गया, बहुत सारी चीजें पाई गई। लेकिन ब्रिटिश रूल के जो अथॉरिटीज हैं, ये जो हमारा हमारी संस्कृति का अवशेष जो मिला, उसको ये लोग इंग्लैंड लेकर चले गए, जिसको कि गोदरेज इंडस्ट्रीज ने इसको ऑक्शन में परचेज करके अभी परसों ही भारत लाया है। तो ये परसों भारत आया है,
अब न्यूज में आना शुरू हुआ है। तो ये चीज आप जानकारी रख लीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्रीब। क्रीब जो है, क्रीब का मतलब है, ये देखिए क्रोमर, और आई का मतलब इंडिया, और बी का मतलब बेंगलोर। ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है जो कि अभी तक जो खोज हुआ है, जो रिसर्च हुआ है, उसमें इंडिया के बेंगलोर की एक महिला में ही पाया गया है। और इस पर जो है करीब करीब 10 महीने का रिसर्च हुआ है, और तब ये सारी बात जो है ये इंटरनेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्फ्रेंस में इटली के मिलान में आयोजित हुआ है, उसमें ये आया है। ये कल परसों की ही बात है। तो इसमें जो है यहाँ पर देखा जाएगा कि मतलब ये एक तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, और दूसरे के अनुसार अगर मान लीजिए इस महिला या फिर और लोगों में भी होगा, तो इस तरह का रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जिसमें होगा उसको तो कोई और ब्लड मिल नहीं सकता है। कल को उसको ऑपरेशन का जरूरत पड़ेगा, तो कैसे उसको ब्लड दिया जाएगा? तो उसके लिए अब क्या किया जाएगा कि उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाना पड़ेगा पहले, और तब उसके ही बॉडी से ब्लड निकाल कर अलग से रखना पड़ेगा, और फिर उसी में डालना पड़ेगा। ये स्थिति मतलब है। तो ये चीज ये चल रहा है। और ये जो है इसमें जो जांच में, जो शोध में, जो रिसर्च में आया है कि ये डीएएफ यानी कि डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर्स प्रोटीन एक होता है, उससे रिलेटेड है। और इसका जो रेड ब्लड सेल्स है ये उससे रिलेटेड ये है। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। क्या है ये? CRIB, क्रीब या क्रब जो भी कहिए। तीसरा या अगला जो हम लोग का ये है वो है फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। ठीक है, तो फॉर्चून ग्लोबल लिस्ट जो है ये 500 का, ये वर्ल्ड के टॉप वैसे 500 कंपनीज हैं जिनका अपना रेवेन्यू काफी ज्यादा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जिनका सबसे ज्यादा है वो नंबर 1 पे, और जिसका उनसे कम है ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें जो है इंडिया की जो कंपनी रिलायंस है वो 88th पोजीशन पर है, और ये पिछले 22 साल से 500 के लिस्ट में ये बनी हुई है, और इसने काफी राइज भी किया है। 2021 में ये 155वें रैंक पे था, जबकि 2025 में ये देखिए 88 रैंक पर आ गया। तो ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एक और विचित्र टाइप का आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब रसिया ने जो है, रसिया ने एक रसोफोब लिस्ट बनाया है, जिसमें कि दुनिया के वैसे लोगों का नाम दिया गया है जो कि रसिया के खिलाफ हैट्रेड लैंग्वेज यूज करते हैं, जो उसके प्रति जो घृणा फैलाते हैं, और उसके आधार पर जो है इसने ये किया। अब उसमें ये बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के ऑफिशियल्स और लीडर्स को शामिल कर रहा है। तो इस पर हम लोग बस आप इस लिस्ट के बारे में जानिएगा, वो लिस्ट तो आगे पीछे होते रहेगा क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं म्यांमार। म्यांमार के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। अ, छोटा सा देश है, लेकिन तबाह किए हुए रहता है, खुद भी तबाह रहता है और आसपास के लोगों को भी तबाह किए रहता है। अभी यहाँ के जो मिलिट्री रूलर है वो अभी ट्रम्प साहब का प्रशंसा कर दिए, और ट्रम्प साहब ने तुरंत लौटती डांक से इनके बहुत चाहने वालों के कंपनीज और एजेंसीज पर से ये सैंक्शंस हटा दिए। तो बस यही सब होते रहता है। म्यांमार में अभी जो हाल में ये 30 जुलाई को ये घोषणा किया गया कि एक वहाँ लॉ बनाया गया है, जिसमें कि अगर वहाँ की अपोजिशन पार्टीज, अगर वहाँ के आने आगे वाले इलेक्शंस जो कि होने वाला है, वो तो नाम ही के लिए होता है, फॉर्मल केवल है। तो अगर उसका कोई अगर अपोजिशन करता, अपोज करता है और क्रिटिसाइज करता है, तो उसको जेल जाना तय है। ये एकदम लॉ में ऐसा ऐसा तो लॉ बनता है।
तो ये सब जो है सूचना रखिए। एक्सपल्सन ऑफ अफगान्स, ये एक प्रॉब्लम है ईरान और पाकिस्तान का। पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची रहती है, कभी शांति होती है कभी कुछ। तो वहां के लोग आस पड़ोस के देश, खासकर ईरान और पाकिस्तान में इंटर कर जाते हैं। अब कभी रिफ्यूजीज, कभी घुसपैठिए, कभी कुछ कहा जाता है। अब इनको इन दोनों देशों ने कहा है कि अगर एक समय दिया है कि आप हमारे देश से बाहर निकल जाइए, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, या आपको, आप जानते ही हैं आजकल जब से ट्रम्प साहब बने हैं तब से डिपोटेशन का मामला जो है ये बहुत ट्रेंड में है। तो या तो फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा उनके देश में, या उनके देश में कहाँ किया जाएगा ये मतलब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डिपोर्ट मतलब इंडिया, ईरान और पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बात है। हालांकि देखिए समस्या भी है। अब चूंकि जो अफगान ईरान और पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो एक तो वहां पर इकोनॉमिक बर्डन के रूप में भी आ रहे हैं, दूसरे ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और वहाँ जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो चीजों को बैठकर कोई एक मतलब ऑनरेबल सॉल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है। थाईलैंड और कंबोडिया, ये हिंदुइज्म हिंदुइज्म मानने हिंदुइज्म मानने वाले दो और ये हैं, मतलब हिंदुइज्म का इसमें एक्चुअली बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म भी हिंदुइज्म में भी है, और वहां पर हिंदुइज्म भी है। शिव का मंदिर या और भी हिंदुइज्म से रिलेटेड वहां पर चलता है। तो यहाँ पर देखिए थाईलैंड और कंबोडिया ने जो है, वैसे तो इनका 29 जुलाई से 5 दिन का युद्ध शुरू हुआ, और उसके बाद से सीज फायर, इसमें भी ट्रम्प साहब थे, इन्होंने इसमें भी भूमिका निभाई है। और मलेशिया में इसके लिए नेगोशिएशंस 1 दिन का चला, और उसमें ये लोग मान गए, जैसे कि ट्रम्प साहब के अनुसार इंडिया और पाकिस्तान मान गए थे। तो यहाँ पर, और इसमें देखिए अभी तक 5 ही दिन में 43 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये एक अच्छी ही बात है कि सीज फायर हो गया है। लेकिन दोनों को जब मन करता है तब एक दूसरे पर उस आर्म्स ठोक देते हैं, और ये ब्रीच ऑफ सीज फायर का आरोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग आते हैं आउटकम ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस। हम आपको बताए थे शायद 28 जुलाई वाले क्लास में कि यूनाइटेड नेशंस में एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है ऑन द फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू स्टेट थ्योरी ऑन पैलेस्टाइन एंड इजराइल। तो ये हम आपको बताए थे कि ये चलेगा, और ये चलना शुरू हुआ। तो यहाँ पर देखिए अब ये भी बताए थे कि फ्रांस और सऊदी अरबिया जो है इसको को चेयर करते हैं, ठीक है। अब इसका आउटकम आ गया है। तो आउटकम जो आया है उस डॉक्यूमेंट का देखिए नाम है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन। तो ठीक है, लंबा ही नाम है, लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो पूरा रट तो नहीं पाएंगे, लेकिन दिमाग में तो रहेगा। तो क्वेश्चन सही होने का संभावना ज्यादा रहेगा। तो ये चीज जो है आउट हुआ, जो वहां का आउटकम। इस आउटकम में ये बात कही गई है कि एक तो जो 1 सितंबर को, ये 21 सितंबर को जो यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का सेशन होता है, उसके पहले अभी तक 193 में से वैसे जितने मेंबर्स हैं, करीब 145 ने रिकॉग्नाइज कर दिया है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को, बाकी लोगों ने नहीं किया है। तो उन लोगों से कहा गया है कि वो लोग भी इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दें, ठीक है। और भारत की तरफ से जो यहाँ से कोई मिनिस्टर नहीं गया था, हालांकि
जो फ्रांस और सऊदी अरबिया था, रिक्वेस्ट किया था कि मिनिस्टर को भेजा जाए, लेकिन भारत ने वहाँ के अपने राजदूत, और भी गए थे, फ्रांस वगैरह के राष्ट्र मतलब फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ ब्रिटेन के गए थे, सब लोगों ने भेजा था। तो मतलब कई लोगों ने भेजा था। तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के जो राजदूत हैं, पर्वत नेनी हरीश, इन्होंने पक्ष रखा भारत का। और इन्होंने गाजा में जो ह्यूमन प्रॉब्लम चल रहा है, एक जो मानवीय त्रासदी आप कह सकते हैं, कि खाने पीने का, रहने का, बहुत तरह का प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। बस उन्होंने कहा कि ये सब रुकना चाहिए। तो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी बहुत अलग चीज होता है, हालांकि उतना भी अलग नहीं होता है। मेन बात है कि उस पर खुल के, डिप्लोमेसी तो यही ना है कि आपको बहुत संभल के बोलना है और फ्यूचर के सिचुएशन को भांप कर वेट करना है। तो इस तरह से जो है ये हुआ। इसके लिए 8 वर्किंग कमेटी भी, मतलब ग्रुप्स भी बना था। हालांकि उसमें इंडिया से पूछा गया था, लेकिन उसने कोई लीड नहीं किया, क्योंकि लीड करता तो कोई रिपोर्ट देना पड़ता, और ये वो काम करना नहीं चाह रहा। तो ये स्थिति है यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस का। रूस में जो है बहुत भारी सुनामी आई, और उसका जो एरिया, ये कर लीजिए, उसका ईस्ट क्षेत्र में नॉर्दर्न क्यूराइल जो आइलैंड है, उसका सेवेरो क्यूरिल्स जो एरिया है, उसमें ये सुनामी आया। ठीक है। एक अलग टॉपिक, जो हमारा रुपया है और ट्रम्प साहब का डॉलर है, इस दोनों में जो है ये चलते रहता है। 30 जुलाई को ये अपने, मतलब बंद बंद होने वाला जो इनका लिमिट था, उसके लोवेस्ट पर ये आ गया। $1 के बदले 87 रुपया 80 पैसा, अब तक का यह न्यूनतम स्तर है। अगला टॉपिक है मणिपुर में 6 माह के लिए फिर से राष्ट्रपति शासन वहां बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में भी हो ही जाएगा, और फिर से बढ़ जाएगा। मणिपुर पर आपको भी पता होगा, हम लोग भी कई बार क्लास वगैरह में भी चर्चा किए हैं। ठीक है। आगे आते हैं। ये टीआरएफ के बारे में आपने सुना होगा। टीआरएफ सुना है, द रेसिस्टेंट फ्रंट। ठीक है ना। ये पहलगाम जो घटना घटी थी, उसका ये जिम्मेवारी लिया था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि हम किए हैं, और 2 बार किया। 22 को ये घटना घटी थी, 23 को ही उसने ये कहा, फिर 26 अप्रैल को कहा। बाकी किसी ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। तो इसके आधार पर कल यूनाइटेड नेशंस का जो सैंक्शन कमेटी है, जो सैंक्शन टीम है, सैंक्शनिंग टीम है, उसने अपनी रिपोर्ट में इसको शामिल किया है। और इसी कारण से कि पहलगाम की जिम्मेदारी इसने ली है, और इस पर अब कार्रवाई होगी और सैंक्शन लगेगा, उस लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया है। अगला टॉपिक यूएपीए, जिस पर देशद्रोह का आरोप लगता है। ये एक, आप भी जानते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड का जो डेटा है, वो ये कहता है, मिनिस्टर नित्यानंद राय ने कहा कि अभी तक, यानी कि 2018 से 2022 तक का जो रिपोर्ट में जो शामिल किया गया है, उसमें अभी तक 8,947 लोगों को इस पर केस किया गया है। और अभी केस जो है सब पर चल ही रहा है। तो ये स्थिति जो है। एक और बता देते हैं कि बिहार पुलिस ने जो है, कल एक्चुअली ये था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे का, वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। उसी के अवसर पर हमारे डीजीपी साहब ने नया सवेरा नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें कि वैसे लोगों को जो कि ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स बने और चाइल्ड लेबर हुए, फ्लेश ट्रेड में जो गए, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स में जो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन सभी को लेकर एक रिहैबिलिटेट करने का, ये जो है, ये कर मतलब किया जाएगा, रिहैबिलिटेट।
ठीक है, तो ये किया जाएगा। तो ये एक अलग हो गया। एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एससी अपहोर्स निठारी एक्विटल। इस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन ये एक बहुत ही मतलब दर्दनाक केस था। अब ये कौन था नहीं था ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन निठारी दिल्ली के पास में है, और यहाँ पर एक कॉलोनी में नाले में कई बच्चों के और लड़कियों के, मतलब लड़कों और लड़कियों के जो माने इन्फेंट्स हैं, उनके डेड बॉडीज मिला है। और उसमें ऐसा ये किया गया है, मतलब जो बातें सामने आ रही है कि बच्चों का मतलब बच्चियों का रेप करके और बच्चों को मारकर दोनों को मतलब डेड बॉडी को और उनके मतलब सर को अलग करके उसमें फेंक दिया जाता था। ये सारा चीज हुआ था, लेकिन कोर्ट में इसके जो एक्यूज थे वो एक्विटल हो गया। और अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एक्विटल को सही बताया है। प्रॉब्लम ये होता है कि घर यहाँ पर है, नाला यहाँ पर है, अब यहाँ पर लोग पकड़ा है, मतलब बच्चों का डेड बॉडी पकड़ा है। अब बात है कि सब कोई जानता है कि मतलब ये यही कल्प्रिट है, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा कि यही फेंका है इसमें। तो ये चीज इसी तरह से ये हो रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में। आउट हाउस में मिला है, वो तो रहते नहीं थे, तो कहा जा रहा है कि उनका पैसा ये कैसे साबित हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं जो लीगल मैटर में आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।